हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी के वैकेंसी जो है 2025 के लिए आई है, उनके लिए आज हम लोग जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो केवल वीवीआईपी क्वेश्चन हैं, उन्हीं को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, यानी आप रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसको ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन का निशान है, उसे ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला है कि दूध से क्रीम हटाने पर उसका घनत्व। तो दूध को जब आप गर्म करते हैं तो उसके ऊपर मोटी परत जम जाती है, तो आप जब उसको हटाएंगे तो उसका घनत्व क्या होगा? तो पहले की अपेक्षा क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। सापेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है? तो सापेक्षिक घनत्व का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर का क्यूब होता है। अगर यहीं पर आपसे अपेक्षिक घनत्व पूछेगा, क्या पूछेगा? अपेक्षिक घनत्व पूछेगा, तो उसका कोई मात्रक नहीं होता है। लेकिन सापेक्षिक घनत्व का जो मात्रक होता है, ग्राम प्रति क्या होता है? सेंटीमीटर का क्या होता है? क्यूब होता है। ठीक है। चलिए आगे। आगे हमारा प्रश्न है कि अति सूक्ष्म मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग बहुत छोटे छोटे टुकड़े को मापना है तो वहाँ पर हम लोग किसका यूज करते हैं? तो वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं। ये जो है बहुत छोटे छोटे टुकड़ों को भी माप सकता है, जिससे आप माप नहीं सकते हैं। ठीक है। तेल जल के तल पर फैलता है, ऐसा क्यों होता है? तो आपने देखा होगा कि तेल के ऊपर, चाहे आप सरसों का तेल, चाहे मिट्टी का तेल, चाहे कोई भी तेल आप उस पर गिरा देते हैं तो उसके ऊपर तैरता रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है पानी से क्या होता है? कम होता है, इसलिए वो क्या होता है? तैरता रहता है। अगर वही अधिक रहता तो नहीं तैरता, लेकिन कम होता है तो इसके ऊपर क्या होता है? तैरता है। ठीक है। चलिए आगे। आगे हमारा प्रश्न है कि 1 जूल बराबर होता है। तो जूल की बात करेंगे तो ये जो होता है कार्य का मात्रक होता है, और इसके अतिरिक्त जो ऊर्जा का भी मात्रक हमारा क्या होता है? जूल होता है। ठीक है। तो जूल जो हमारा होता है ये एसआई पद्धति में इसका मात्रक होता है। लेकिन ये पूछ रहा है कि 1 जूल बराबर होता क्या है? तो 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्घ होता है। बात करेंगे अर्घ की, बात करेंगे तो ये जो होता है सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्घ बोलते हैं। तो 1 जूल बराबर कितना होता है? 10 की पावर 7 अर्घ होता है। ठीक है। खाद्य ऊर्जा को मापा जाता है, तो खाद्य ऊर्जा को हम लोग किस में नापते हैं? तो वहाँ पर आप क्या मापते हैं? कैलोरी में नापते हैं। तो आपको पता होगा कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल होता है। क्या होता है? 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.186 जूल होता है। ठीक है। चलिए आगे। आगे हमारा प्रश्न है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कब होती है? तो गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए पृथ्वी है और ये, इसको हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं, और यहाँ पर क्या होता है? ध्रुव होता है। तो वही पूछ रहा है कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर अधिक होती है? तो ध्रुवों पर अधिक होती है, और विषुवत पर क्या होती है? कम होती है ध्रुव की अपेक्षा। ठीक है। तो ध्रुव पर क्या होती है? अधिकतम होती है। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है? तो ये घट जाता है। जब भी आप पानी में जो है साबुन मिला देंगे तो पहले की अपेक्षा उसका क्या होता है? घट जाता है, जो पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है। आगे। जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? तो इसको हम लोग किस में नापते हैं? तो क्यूसेक क्यूसेक में नापते हैं। किस में नापते हैं? क्यूसेक में नापते हैं, जो हमारा जल का प्रवाह होता है। पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का चरम स्रोत क्या होता है? तो उसका नाम क्या है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है सबसे बड़ा है, ऊर्जा का स्रोत सबसे बड़ा होता है, जो हमारा सौर ऊर्जा होता है। ठीक है। चलिए आगे। आगे हमारा प्रश्न है कि केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 310 केल्विन होता है। कितना होता है? 210 केल्विन होता है। ध्वनि यात्रा तय करती है, तो ध्वनि यात्रा की बात करेंगे तो ये जो होता है अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में, यानी उसी दिशा में क्या करते हैं? गति करते हैं जिस दिशा में आप बोलेंगे। ठीक है। आगे। आगे हमारा प्रश्न है कि ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आर्द्रता उच्च होती है। आर्द्रता क्या होती है? उच्च होती है, इसलिए ध्वनि जो होता है वायु में बहुत तेज गति के साथ चलती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि
क्या होता है, तो वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं। ध्वनि तरंग की बात करेंगे तो ये तीन तरीके की होती है। एक अश्रव्य होती है, एक श्रव्य होती है, एक पराश्रव्य होती है। तो चमगादड़ क्या करते हैं, पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं जो मनुष्य नहीं सुन सकता है। ठीक है, चलिए आगे। श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि प्रिज्म से जो है जब श्वेत प्रकाश की किरण गुजरते हैं तो ये क्या होता है, 7 अलग अलग रंगों में क्या होता है, डिवाइड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, तो बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है इसका क्या होता है, कम होता है, जो हमारा बैगनी होता है। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो इसकी त्रिज्या जो होती है अनंत होती है। क्या होती है, अनंत। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है, धूल कण है। क्या है, धूल कण। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि धूप के चश्मों की पावर होती है, तो जो धूप में हम लोग चश्मा लगाते हैं उसकी जो क्षमता होती है वो कितना होती है, 0 डायोप्टर। डायोप्टर जो होता है ये लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, और लेंस की क्षमता बराबर सूत्र होता है 1/f मीटर होता है, जो फोकस दूरी की उल्टा होता है। ठीक है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है, तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है, और बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो क्या होता है, लाल की अपेक्षा कम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे। आगे हमारा प्रश्न है कि तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है, तो तारे जो टिमटिमाते हैं तो वहाँ पर जो घटना होती है उसको हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो होते हैं तारे क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, तो मायोपिया को हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें व्यक्ति को जो है नज़दीक का दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता है, और इसके निवारण के लिए हम लोग जो है किस लेंस का यूज करते हैं, तो अवतल लेंस का यूज करते हैं। यदि जिसको जो है मायोपिया रोग हो जाता है और उसको फ्रेश दिखाई नहीं देता है दूर की चीज़ें। ठीक है, किस कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है सबसे कम होता है, लेकिन इसकी जस्ट मैं बैगनी की बात करूँगा, तो बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है। स्नेल का नियम संबंधित होता है, तो स्नेल का जो नियम होता है वो किससे संबंधित होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, तो इसमें 2 माध्यम होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई किरण जाएगी तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम लोग जो है प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, मृदु लोहा। मृदु लोहा का मतलब होता है जो मुलायम लोहा होता है। लोहा के हमारे बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें एक कच्चा लोहा होता है, पिटवा लोहा होता है, ढलवा लोहा होता है। सबसे मजबूत लोहा की बात करें तो जो पिटवा लोहा होता है सबसे मजबूत लोहा होता है। ठीक है, आगे। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं कहलाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। और चुंबकीय पदार्थ की बात करेंगे तो ये 3 तरीके से होते हैं। एक प्रतिचुंबकीय होता है, और एक अनुचुंबकीय होता है, एक लौह चुंबकीय होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होता है ये चुंबक से कम प्रतिकर्षित होता है। ठीक है, यानी ये जो है वो चिपकता नहीं है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय रिएक्टर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके कारण उत्पन्न होती है, तो ये नियंत्रित विखंडन द्वारा। नियंत्रित विखंडन होता क्या है, इसमें एक भारी नाभिक होता है, जब हल्के हल्के नाभिकों में क्या होता है, टूट जाता है, तो वहाँ पर जो घटना कहलाती है उसको हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, तो उनकी जो संख्या होती है 7 होती है, जो VIBGYOR होता है। पहला कलर वायलेट होता है जिसको बैंगनी बोलते हैं, जो अंतिम कलर होता है उसको रेड बोलते हैं, जो हमारा क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, आगे। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष मात्रक की बात करेंगे तो ये दूरी का मात्रक होता है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है, तो एक इसको हम लोग लाइट ईयर भी बोलते हैं। और ये कितना होता है, तो 9.461 होता है। क्या होता है, 9.461 होता है, गुणे 10 की पावर कितना होता है, 15 मीटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे। आगे हमारा प्रश्न है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए
प्रयुक्त यंत्र क्या होता है, तो कोई भी चीज़ महासागर में डूबी है, चाहे पत्थर है, चाहे जो भी कुछ है, उसको पता लगाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो सोनार का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सोनार। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड एंड नेविगेशन रैंगिंग होता है, जिसको हम लोग सोनार बोलते हैं। सेकंड के लोलक की काल अवधि होती है, तो वहाँ पर जो अवधि होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2 सेकंड। क्या बोलते हैं? 2 सेकंड। ठीक है। विद्युत रूप से परमाणु क्या होता है, तो परमाणु जो होता है उदासीन होता है, क्योंकि परमाणु की बात करेंगे तो इसके नाभिक में जो होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, और इसके किनारे किनारे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो ये क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, तो वहाँ पर जो होता है परमाणु क्रमांक जो क्या होता है? प्रदर्शित करता है, यदि किसी भी तत्व के गुण की बात करते हैं। ठीक है। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग क्या होता है, तो वहाँ पर जो यूज होता है उसको हम लोग फास्फोरिक अम्ल बोलते हैं। फास्फोरिक अम्ल का हम लोग क्या करता है? यूज करते हैं। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वहाँ पर जो अम्ल पाया जाता है उसको हम लोग फार्मिक अम्ल बोलते हैं। फार्मिक अम्ल की बात करेंगे तो इसको हम लोग मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। और इसका जो सूत्र होता है HCOOH होता है। क्या होता है? HCOOH होता है, जिसको हम लोग फार्मिक अम्ल बोलते हैं। ये लाल चींटियों में पाया जाता है। ठीक है। शुष्क सेल का एनोड बना होता है, तो ये जस्ता का बना होता है, और जस्ता को हम लोग किससे दिखाते हैं? जिंक से दिखाते हैं। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर जो ज़रूरत होती है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है। आगे आगे हमारा पॉइंट है कि कोल गैस मिश्रण होता है, तो कोल गैस किन का मिश्रण होता है, तो ये हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, मीथेन का होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी हाइड्रोजन प्लस मीथेन और प्लस क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये 3 लोगों का क्या होता है? मिश्रण होता है, जिसको हम लोग कोल गैस भी कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन होता है और इसके अतिरिक्त क्या होता है? कार्बन होता है। इसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है। बेसेमर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने में होता है, तो इसका उपयोग हम लोग किस में प्राप्त करते हैं, तो कास्ट आयरन के स्टील में जो है हम लोग इसका यूज़ करते हैं। कास्ट आयरन से स्टील बनाना तो उसका हम लोग बेसेमर परिवर्तन का यूज़ करते हैं। मोह मापनी का उपयोग होता है, तो मोह मापनी का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो खनिज की कठोरता मापने में जो है हम लोग किसका यूज करते हैं? मोह मापनी का उपयोग करते हैं। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो न्यूलैंड के अष्टक नियम से। न्यूलैंड के अष्टक नियम से जो है सबसे पहले तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया गया था। ठीक है। आगे सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या होता है, तो वहाँ पर जो सिगरेट हम लोग पीते हैं उसमें जो धुआं निकलता है उसमें क्या होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे तो ये बहुत ही खतरनाक गैस होती है, और इसका जो सूत्र होता है CO होता है। निलंबन कण का आकार होता है, तो निलंबन कणों का जो आकार होता है 10⁻² से 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बीच में जो होता है निलंबन कणों का क्या होता है? आकार होता है। ठीक है। आगे नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है, तो ये जो होता है प्रोटीन का घटक होता है। शरीर को मजबूत बनाना है तो आप किसका यूज करते हैं? प्रोटीन का यूज करते हैं, जो नाइट्रोजन का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है। आगे आगे हमारा प्रश्न है कि लाइसोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो लाइसोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। जो लाइसोसोम की बात करते हैं तो ये जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। नाइट्रोजन ये जो नाइट्रोजन का सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य है। डीएनए किस में पाया जाता है, तो ये केंद्रक में भी पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो इसको कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आगे आगे हमारा है कि कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है, तो वहाँ पर जो इसका जो प्रमुख अवयव होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेलुलोज बोलते हैं। सेलुलोज जो होता है कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव। जीन को वहन करने वाली आनुवंशिक इकाइयाँ क्या कहलाती हैं, जिसको हम लोग गुणसूत्र बोलते हैं, जो जीन का क्या करती है? वहन करती है। ठीक है। आगे
हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? तो जो टॉन्सिल होता है, टॉन्सिल में क्या बनता है? तो एंटीबॉडी का निर्माण होता है, जो शरीरों से जो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। जीवाणुओं को जो कोशिका भित्ति होती है, ये किसकी बनी होती है? तो ये वसा की और सेलुलोज की बनी होती है, जो हमारे जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, आगे प्रोटीन की इकाई क्या है? तो जो प्रोटीन की इकाई जो हमारी होती है, इसको हम लोग अमीनो अम्ल बोलते हैं, ये प्रोटीन की इकाई होती है। केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। केंद्रक के विभाजन को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है, आगे विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन कहलाती है, चाहे अध्ययन करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको जीरोंटोलॉजी बोलते हैं। जीरोंटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका अंदर करते हैं? तो जो बुढ़ापे की जो प्रक्रिया होती है, यानी युवावस्था से जो है बूढ़ तक जो है, हम लोग क्या करते हैं उसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? तो वहाँ पर जो होता है उसको हम लोग एमाइलेज बोलते हैं। एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए सबसे प्रमुख एंजाइम होता है। पेपिलरी पेशियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये स्तनधारियों में पाई जाती हैं। स्तनधारियों में जो है ये कोशिका पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।